अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर ऑनलाइन क्लास ऑफ सिविक्स पार्ट 2। स्टूडेंट्स, हमारे आज के जो टॉपिक्स हैं वो कानून आज़ादी हिंद 1947, हदबंदी कमीशन, यानी इसको रेड क्लिफ अवार्ड भी कहा जाता है, इसको अब पढ़ेंगे। और साथ में हम देसी रियासतों के बारे में थोड़ा सा रिव्यू करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं कानून आज़ादी हिंद 1947 से। जो बरतानवी वज़ीर आज़म है, इन्होंने 3 जून 1947 का जो मंसूबा दोनों सियासी जमातों ने एक्सेप्ट कर लिया था, उसकी बुनियाद पे 4 जुलाई 1947 को एक मुसवदा कानून साजी के हवाले से बरतानवी पार्लियामेंट में पेश किया जाता है। बरतानवी पार्लियामेंट के 2 ऐवान हैं। ऐवान ज़ेरी को दारुल अवाम कहते हैं और ऐवान बाला को दारुल उमरा कहते हैं। और मुसवदा कानून जो भी होगा वो पहले इन दोनों ऐवानों से पास होगा और फिर बादशाह या मलिका की मंजूरी हासिल होगी तो फिर वो कानून बन सकता है। तो ये जो मुसवदा कानून साजी बरतानवी पार्लियामेंट में पेश किया जाता है, ये 15 जुलाई को दारुल अवाम से मंजूर हो जाता है और फिर 16 जुलाई को दारुल उमरा से भी इसको मंजूर करवा लिया जाता है। फिर 18 जुलाई को इसको बादशाह की मंजूरी भी मिल जाती है, तो ये कानून बन जाता है। इस तरह से इसको कानून आज़ादी हिंद कहा जाता है। अब इसकी अहम दिफात कौन कौन सी है? सबसे पहले कि बरतानवी इक़्तिदार का ख़ात्मा। इसमें कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 को बरसगीर पर बरतानवी इक़्तिदार ख़त्म हो जाएगा। फिर दूसरे नंबर पर जो बात की जा रही है वो हिंदुस्तान की तकसीम के हवाले से बात की जा रही है कि हिंदुस्तान को 2 आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासतों में तकसीम कर दिया जाएगा, पाकिस्तान और हिंदुस्तान, और दोनों का जो दर्जा है वो डोमिनियन का होगा। फिर शाही रियासतों के इल्हाक़ के हवाले से बात की गई, तो कहा गया कि शाही रियासतें जो हैं वो अब बरतानवी हुकूमत से आज़ाद हैं। ये 635 के करीब थी बरसगीर के अंदर, ये अब आज़ाद हैं और अब ये दोनों मुमलिकतों में से जिसके साथ चाहें इल्हाक़ कर सकते हैं। इनके पास 3 ऑप्शन थे। ये रियासतें अपनी मर्ज़ी से चाहें तो पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ करें, अपनी मर्ज़ी के साथ चाहें तो हिंदुस्तान के साथ इल्हाक़ कर लें, और अगर चाहें तो आज़ाद और ख़ुद मुख्तार हैसियत से भी रह सकती हैं। लेकिन फ़ैसला करते वक्त इन्होंने अपना जोग्राफ़िया देखना है और साथ में राय आमा को अहमियत देनी है। राय आमा को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने फ़ैसला करना है। फिर आर्ज़ी दस्तूर के हवाले से बताया गया कि जब तक दोनों रियासतें अपना अपना दस्तूर ख़ुद नहीं तैयार कर लेती, उस वक़्त तक 1935 का जो इंडिया एक्ट है वो दोनों मुल्कों में आर्ज़ी आइन के तौर पे, आर्ज़ी दस्तूर के तौर पे नाफिजुल अमल रहेगा। और 31 मार्च 1948 तक दोनों जो मुल्क हैं उनके गवर्नर जनरल्स के पास इख्तियार था कि वो इसमें ज़रूरी तरामीम ख़ुद से कर सकते हैं। यानी पाकिस्तान का गवर्नर जनरल भी तरमीम कर सकता है और हिंदुस्तान का गवर्नर जनरल भी 1935 के इंडिया एक्ट को जो अबूरी आइन होगा उसमें तरमीम कर सकता है, लेकिन उसके बाद नहीं। 31 मार्च 1948 के बाद दोनों मुल्कों के अंदर जो इनकी अपनी कानून साज असम्बलियाँ होंगी, उनके पास इख्तियार होगा कि वो इसको मज़ीद आगे चलाना चाहती हैं तो चलाएं। अगर तरामीम के साथ इसको रखना चाहती हैं तो तरामीम करने का इख्तियार भी इसके बाद मजालिस कानून साज के पास होगा, गवर्नर जनरल के पास नहीं होगा। तो मजालिस कानून साज जो हैं वो 2 काम करेंगी, अपने लिए कानून भी बना सकती हैं और फिर आइन साजी के हवाले से भी वो मजाज होंगी। फिर अगर देखा जाए तो बरतानवी जो बादशाह हैं, बरतानिया के बादशाह, उनके पास ख़िताब था शहनशाह हिंद का। अब उनके ख़िताबात में से ये एक ख़िताब जो है वो ख़त्म कर लिया जाएगा। तो बच्चों, ये जो 18 जुलाई 1947 का कानून आज़ादी हिंद है, ये बहुत अहम है इस हवाले से कि इस कानून के तहत हिंदुस्तान को आज़ाद कर दिया गया था, बरसगीर को आज़ाद कर दिया गया था 2 आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासतों में। और जो बरतानवी नौआबादी निज़ाम था वो यहाँ से बरसगीर में से ख़त्म हो गया था। और यहाँ पे जो ताजे बरतानिया या बरतानवी हुकूमत है, अब उसका ताल्लुक़ अंग्रेज़ हुकूमत का ताल्लुक़ बराए नाम यहाँ पे रह गया था। अब दोनों मुल्क जो हैं वो अपने अपने अलग सरबराहों का तकर्रुर करेंगे। पाकिस्तान को देखा जाए तो पाकिस्तान ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को पहला गवर्नर जनरल मुंतखब किया। इसी तरह से लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो हिंदुस्तान के पहले गवर्नर जनरल नामज़द किए गए। तो हालांकि बरतानवी हुकूमत की ख्वाहिश भी थी और लॉर्ड माउंटबेटन की ख्वाहिश भी थी कि वो दोनों मुल्कों के मुश्तरका गवर्नर जनरल रहते, लेकिन इस तजवीज़ को कायद-ए-आज़म की जानिब से रद्द कर दिया गया था। और फिर इसी की बुनियाद पर अगर हम आगे चल के देखें तो 1945 और 46 में बरसगीर के अंदर जो इंतखाबात होते हैं
जो दस्तूर साज असम्बली होती है वो भी 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। जो मुस्लिम अरकान है वो पाकिस्तान के लिए मजलिस कानून साज तश्कील देते हैं, पहली मजलिस कानून साज, और जो बाकी गैर मुस्लिम अरकान हैं जो अब हिंदुस्तान या इंडिया में रहेंगे वो हिंदुस्तान की मजलिस कानून साज जो है वो फॉर्म करेंगे। तो अब ये मजालिस कानून साज जो हैं वो कानून साजी भी करेंगे और मुल्क के लिए दस्तूर भी बनाएंगे। ये 2-3 बातें अहम थी जो हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं, उस हवाले से इनको याद रखिएगा। इसी बेस पे हमने नेक्स्ट चैप्टर जो है वो इंशाल्लाह शुरू करना है। तो अब हम चलते हैं हदबंदी कमीशन की तरफ। हदबंदी कमीशन जो है ये 3 जून 1947 के मंसूबे के तहत बनाया गया था, पंजाब और बंगाल के हवाले से, बंगाल की तकसीम के हवाले से। और इसका बुनियादी काम ये था कि जो मुस्लिम अक्सरियती इलाके हैं वो पाकिस्तान में शामिल किए जाएं और जो मुस्लिम अक़लियती इलाके हैं वो इंडिया या हिंदुस्तान में शामिल किए जाएं। तो पंजाब और बंगाल के हवाले से मैं आपको एक बात और बताऊं, पंजाब और बंगाल की असम्बलियों के जो गैर मुस्लिम अरकान थे उनकी अक्सरियत ने सूबों की तकसीम के हवाले से अहम फ़ैसला करना था। तो चूँकि दोनों सूबों के अंदर जो गैर मुस्लिम अज़ला के अरकान थे उन्होंने तकसीम के हक़ में फ़ैसला दिया था, तो वाइसरॉय ने अपने वादे के मुताबिक पंजाब और बंगाल की तकसीम के लिए 2 हदबंदी कमीशन कायम कर दिए थे और दोनों का एक ही चेयरमैन या एक ही सदर था जो बरतानवी वकील था और नाम उसका था सर रेडक्लिफ़। रेडक्लिफ़ जो है ये ख़ुद तो तमाम इजलासों में शरीक नहीं होते रहे थे, लेकिन फ़रीक़ैन जो पेश होकर अपनी राय का इजहार करते थे, जो रिकॉर्ड था, जो नक्शे थे, उनको देखने के बाद और जो कमीशन के अरकान थे उनके साथ बातचीत करने के बाद ये अपना फ़ैसला कर दिया करते थे। तो बुनियादी तौर पे 2 हदबंदी कमीशन बनाए गए थे, एक पंजाब के हवाले से और एक बंगाल के हवाले से, और इन दोनों हदबंदी कमीशन के अंदर जो है वो 2 मुस्लिम जजेस थे और 2 गैर मुस्लिम जजेस थे। पंजाब के हवाले से जो हदबंदी कमीशन है इसमें जो मुस्लिम जजेस थे उनमें जस्टिस शाहदीन है और फिर जस्टिस मोहम्मद मुनीर हैं, ये 2 मुस्लिम जजेस हैं और ये हाई कोर्ट के जजेस थे। इसी तरह से गैर मुस्लिम जो जजेस हैं इसमें जस्टिस चंद महाजन थे और जस्टिस तेजा सिंह थे, ये गैर मुस्लिम जजेस थे पंजाब हदबंदी कमीशन के अंदर। ये 4 जजेस थे जो हाई कोर्ट से थे। इन्होंने पंजाब के हवाले से अपना फ़ैसला करना था और बंगाल का अगर हदबंदी कमीशन देखा जाए तो इसमें भी 2 मुस्लिम जजेस हैं और 2 गैर मुस्लिम जजेस हैं। मुस्लिम जजेस में जस्टिस अबू साले मोहम्मद अकरम हैं और दूसरे जो जज हैं वो जस्टिस S.A. रहमान हैं। इसी तरह से गैर मुस्लिम अगर जजेस को देखा जाए जस्टिस C.C. वसवास और फिर उसके बाद जस्टिस मुखर्जी हैं। तो ये जो जस्टिस हैं ये हाई कोर्ट के जजेस हैं और इन्होंने बंगाल की हदबंदी के हवाले से अपना आखिरी फ़ैसला देना है और ये जितने भी डिसीजंस करेंगे उन डिसीजंस को जो है वो हतमी शक्ल जो है वो हतमी फ़ैसला जो है वो सर रेडक्लिफ़ के साइंस के साथ मिलेगा। तो अब क्या हुआ था कि सबसे पहले मैं आपको कलकत्ता का थोड़ा सा हवाला देना चाहूँगी कि कलकत्ता जो है वो मशरिक़ी पाकिस्तान की मईशत के लिए बड़ा अहम था। मशरिक़ी पाकिस्तान यानी कि बंगाल जो तकसीम होकर पाकिस्तान के साथ शामिल हुआ था, पाकिस्तान का हिस्सा बना था जो अब बांग्लादेश है, उसकी मईशत का बड़ा इन्हिसार जो था वो कलकत्ता के साथ मुंसलिक था। तो रेडक्लिफ़ अवार्ड या हदबंदी कमीशन ने न सिर्फ ये कि कलकत्ता सारा का सारा इंडिया को दे दिया था, बल्कि इसमें जो मुस्लिम अक्सरियत के अज़ला थे 2 मुर्शिदाबाद और नादिया, ये भी इंडिया को दे दिए थे। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, जो कलकत्ता है इसमें मुसलमानों की जो आबादी है वो 1/4 थी, लेकिन जो बाकी हिंदू आबादी थी ना उनमें अक्सरियत अछूतों की थी और वो अछूत जो हैं वो शुरू से पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे। तो यानी उनकी राय के बरखिलाफ़ भी जो है वो फ़ैसला किया गया और कलकत्ता पूरा भी नहीं और जो इसके मुस्लिम अक्सरियती अज़ला थे वो भी पाकिस्तान में शामिल नहीं किए गए थे। इसके अलावा पंजाब में अगर देखा जाए तो ज़िला गुरदासपुर की जो मुस्लिम अक्सरियत की तहसीलें थे गुरदासपुर और बटाला, वो भी हिंदुस्तान को दे दी गई थी। और जो गुरदासपुर है ये देखें, ये वो इलाका है जो कश्मीर तक रसाई के लिए बहुत ज़रूरी था और ये दानिस्ता कोशिश करके शामिल किया था, यानी कि इंडिया को रास्ता दिया गया था कश्मीर तक पहुंचने का। फिर इसी तरह से ज़िला जालंधर है, इसकी कुछ तहसीलें थी। ज़िला फ़िरोज़पुर है, इसकी मुस्लिम अक्सरियती इलाके और कुछ तहसीलें थी। फिर ज़ीरा का इलाका है, ये भी जो है वो इंडिया को दे दिया गया
हालांकि यहाँ पे मुसलमानों की अक्सरियत थी। फिर अगर यहाँ पे आए बंगाल की तरफ, तो बंगाल के अंदर भी मुर्शिदाबाद, नादिया के साथ मालदा का इलाका जो है ये भी जो है वो शामिल कर दिया गया था इंडिया के साथ। हालांकि ये वो इलाके थे जो मुस्लिम अक्सरियती इलाके थे। अच्छा, जिस वक्त ये हदबंदी कमीशन फॉर्म हो रहा था और इसने काम करना था, तो कायद आज़म की जानिब से 2 तजावीज़ पेश की गई थी, और वो इसलिए पेश की गई थी क्योंकि तकसीम का जो काम था ये बहुत अहमियत का हामिल था। कायद आज़म चाह रहे थे कि मुकम्मल इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करते हुए ये हदबंदी कमीशन कायम करे। तो कायद आज़म ने जो पहली तजवीज़ दी थी वो ये दी थी कि ये काम अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में करवाया जाए और कोई गैर जानिबदार न्यूट्रल इदारा जो है उसके सपोर्ट किया जाए, ताकि किसी किस्म की कोई बेईमानी और नाइंसाफ़ी ना हो। लेकिन कांग्रेस ने इसको तस्लीम नहीं किया। फिर कायद आज़म ने एक और भी तजवीज़ पेश की थी कि बरतानिया की जो प्रीवी काउंसिल ये अदालत का दर्जा रखती थी, इसके जो जजेस हैं उनमें से 3 जजेस के सपोर्ट ये काम कर दिया जाए। और इस तजवीज़ को लॉर्ड माउंटबेटन ने जो है वो मुस्तरद कर दिया था, और ये कह के मुस्तरद किया था कि ये बड़ी उम्र के लोग हैं और यहाँ की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो वो लोग यहाँ नहीं आ सकते। तो सो नतीजे के तौर पे जो कमीशन बनाया गया उसको मुस्लिम लीग ने भी तस्लीम कर लिया और फिर कांग्रेस ने भी तस्लीम कर लिया। और चूँकि हम ये फ़ैसला कर चुके थे कि इसके फ़ैसलों को हमने मंजूर करना है और फिर नाफिज़ भी करना है, तो इसलिए जिस तरह के भी फ़ैसले नाइंसाफ़ी पे मबनी, जानिबदारी पे मबनी रेड क्लिफ अवार्ड की जानिब से, हदबंदी कमीशन की जानिब से किए गए, वो फिर मजबूरन तस्लीम करने पड़े। हालांकि वो ऐसे फ़ैसले थे जो खालिसतन नाइंसाफ़ी पे मबनी थे, और इसमें बहुत हद तक जो है वो कांग्रेस की सोच जो है वो हमें नज़र आती है। और लॉर्ड माउंटबेटन ने बहुत हद तक जो है वो तायीद की थी कांग्रेसी जो सोच है और जो उनके कायदीन हैं। तो ये जो मिली भगत थी ये बेसिकली बुनियाद बनी थी। और फिर इसका जो है वो एक सबूत लॉर्ड माउंटबेटन की एक सेक्रेटरी थी, पब्लिसिटी सेक्रेटरी कैम्पबेल जॉनसन। उन्होंने बाद अपनी एक किताब लिखी थी, तो उसमें उन्होंने कहा था कि रेड क्लिफ को ये अवार्ड जो है रेड क्लिफ ने माउंटबेटन को 9 अगस्त को ही दे दिया था, लेकिन इसको बाद में तब्दील किया गया था। तो ये जो 8-9 दिन लगे, यानी 17 अगस्त को इसको शाया किया गया, ये जो 8-9 दिन लगे इसमें ये मिली भगत के साथ इसमें ये चेंजेस लाए गए। पहले ये इलाके जो है वो पाकिस्तान में शो किए गए, लेकिन बाद में ये तमाम इलाके जो हैं वो इंडिया में शामिल कर दिए गए। और फिर गवर्नर हाउस से भी एक खुफिया फ़ाइल मिली थी, और उसमें भी ये इंकशाफ हुआ था कि पहले जो फ़िरोज़पुर और ज़ीरा की तहसीलें थी वो पाकिस्तान में शामिल की गई थी, बाद अज़ां वो जो है वो इंडिया को दे दी गई। तो ये जो 9 तारीख को दे दिया गया था एक डिसीजन रेड क्लिफ अवार्ड की जानिब से लॉर्ड माउंटबेटन को, और फिर 17 अगस्त को वो जो है वो जारी किया जा रहा है। तो ये जो दरमियान में इतने दिन लगे हैं, इसमें यही हुआ था कि ये सारे जो हैं वो नाइंसाफ़ी पे मबनी फ़ैसले किए गए थे, ये चेंजेस लाए गए थे। दरमियान में जो मुस्लिम जजेस हैं इन्होंने मुस्तफ़ी होने का भी फ़ैसला किया कि मतलब इंसाफ पे मबनी फ़ैसले नहीं हो रहे, लेकिन कायद आज़म ने जो है वो कहा कि हम चूँकि तकसीम का फ़ैसला जो है वो कबूल कर चुके हैं और इसकी हकीकत को भी मान चुके हैं कि जो भी डिसीजन इनकी तरफ से आएगा हम उसको भी तस्लीम करेंगे, तो आप काम करें। तो फिर कायद आज़म की ख्वाहिश पर वो अपने ओहदों पर काम करते रहे। तो ये कुछ नाइंसाफ़ियाँ थी जो हदबंदी कमीशन की तरफ से हुई। और इसके साथ ही जो हमारा तीसरा टॉपिक है आज का, वो भी मैं आपको पढ़ाती हूँ, देसी रियासतें जो कि मौजूद थी बरसगीर में उस वक़्त, जिन पर बरतानवी हुकूमत का मुकम्मल कंट्रोल नहीं था। वो अपने अंदरूनी मामलात में आज़ाद और ख़ुद मुख्तार थी, मामलात को चलाया करती थी, और आबादी के हिसाब से भी और रकबे के हिसाब से भी वो बड़ी बड़ी रियासतें भी थी और उनमें छोटी रियासतें भी थी। इनकी तादाद एक अंदाज़े के मुताबिक तकरीबन 635 के करीब बताई जाती है। तो अब हम वो देसी रियासतें जो हैं उनको देख लेते हैं। रियासतें या इनको देसी रियासतें भी कहा जाता है। शाही रियासतें जो थी उस वक़्त बरसगीर में ये 635 के करीब थी। तो जब 3 जून 1947 का मंसूबा आया था, तो उसमें इन रियासतों को इख्तियार दिया गया था कि ये चाहें तो पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ करें, चाहे तो इंडिया के साथ इल्हाक़ करें, और तीसरा ऑप्शन भी है, चाहें तो अपनी आज़ाद हैसियत बरकरार रखें, यानी आज़ाद हैसियत से रहें, किसी के साथ भी इल्हाक़ ना करें, ये ऐसे भी रह सकती हैं। तो ये बहुत बड़ी तादाद उस वक़्त मौजूद थी ये शाही रियासतों की।
इनमें से जो ज़्यादातर रियासतें थी उन्होंने तो वक्त पे अपना अपना फ़ैसला कर लिया, लेकिन कुछ रियासतें ऐसी भी रह गई थी जिन्होंने इन टाइम अपना डिसीजन नहीं किया। इनमें से हैदराबाद दक्कन है, जूनागढ़ है, मनावदर है, मंगरोल, नाभा और कश्मीर। तो इनको हम वन बाय वन देख लेते हैं कि फिर किस तरह से डिसीजन आया और क्या हुआ। तो सबसे पहले अगर हम हैदराबाद को देखें तो हैदराबाद दक्कन जो है ये आबादी के लिहाज से उस वक़्त हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रियासत थी और इसका जो हुक्मरान था वो मुसलमान था, लेकिन यहाँ पे आवाम जो थी वो गैर मुस्लिम थी। जबकि जो यहाँ का नवाब था निज़ाम हैदराबाद, उसका कहना ये था कि मैंने अपनी आज़ाद हैसियत को ही कायम रखना है, ना मैं पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ चाहता हूँ ना इंडिया के साथ। गो के बाद बहुत लेट उसने डिसीजन किया था कि वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ चाहता है, लेकिन उससे पहले ही 17 सितंबर 1948 को बज़ोर ताकत इस पर कब्ज़ा कर लिया था इंडिया ने। और हैदराबाद दक्कन का जो नवाब था उसकी राय का एहतराम भी नहीं किया गया था, यानी वो आज़ाद रहना चाहता था, उसको आज़ाद भी नहीं रहने दिया गया। और बाद अज़ां जब उसने डिसीजन किया कि मैंने पाकिस्तान के साथ शामिल होना है, तो वो जो है पाकिस्तान के साथ शामिल भी नहीं हो सका। और इसी दौरान 11 सितंबर 1948 को कायद आज़म की वफ़ात हो जाती है और फिर 17 सितंबर 1948 को इंडिया जो है वो उस पर हमला करता है और ज़ोर ज़बरदस्ती उसको अपने साथ शामिल कर लेता है। फिर दूसरे नंबर पे हम लोग देखेंगे जूनागढ़ और फिर आगे है मनावदर, मंगरोल और नाभा। भारत ने जूनागढ़, मनावदर और मंगरोल पे भी इसी तरह से कब्ज़ा किया था और ये कह के कब्ज़ा किया था कि यहाँ के जो हिंदू अक्सरियत है, जो हिंदू आबादी है, वो भारत के साथ इल्हाक़ करना चाहते हैं, क्योंकि वो हिंदू अक्सरियत में हैं तो वो भारत के साथ इल्हाक़ करना चाहते हैं, इसलिए उसने ज़ोर ज़बरदस्ती ऐसे कर लिया। लेकिन यही उसूल नाभा और कश्मीर के हवाले से उसने तस्लीम नहीं किया, बल्कि कश्मीर के हवाले से ताहाल भी इंडिया ने ये उसूल तस्लीम नहीं किया। और नाभा जहाँ पे मुसलमानों की अक्सरियत थी, इसको भी ज़ोर ज़बरदस्ती जो है वो शामिल कर लिया, हालांकि ये जोग्राफियाई तौर पे पाकिस्तान के साथ मुल्हिक भी थी। फिर हम जम्मू और कश्मीर को देखते हैं। कश्मीर जो है वो एक मुस्लिम रियासत थी, यहाँ पे ज़्यादा जो आबादी है वो मुसलमानों की है, बल्कि 80% आबादी उस वक़्त मुसलमानों की थी। और रेड क्लिफ ने माउंट बैटन के साथ साजबाज करते हुए दानिस्ता तौर पे नाइंसाफ़ी करते हुए जो गुरदासपुर का इलाका है ये दे दिया था इंडिया को, और इस तरह से इंडिया को कश्मीर तक जाने का एक रास्ता मिल गया। और कश्मीर वो रियासत है जिसका मसला आज तक हल तलब है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के बावजूद रियासत कश्मीर का मसला आज तक हल नहीं करवाया जा सका। तो बच्चे, ये था हमारा टॉपिक 3 जून 1947 के मंसूबे से जो शुरू हुआ था। उसमें हमने जो है वो आज शाही रियासतों के बारे में पढ़ा है, देसी रियासतें, शाही रियासतें। फिर हमने कानून आज़ादी हिंद को पढ़ा है और साथ में हमने रेड क्लिफ अवार्ड और हदबंदी कमीशन, ये एक ही चीज़ है। तो इन 3 टॉपिक्स को हमने पढ़ा है। इसके साथ ही फ़र्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो कल से इंशाल्लाह जो है वो हम सेकंड चैप्टर बाकायदा तौर पे शुरू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।